देश दुनिया भर में कोविड महामारी का प्रकोप लगातार छाया हुआ है। कोविड की भारत में दूसरी लहर बेहद संक्रामक और तेजी से फैलने वाली है, जिसकी चपेट में आकर लोगों की मौतें भी हो रही हैं और बड़ी आबादी संक्रमित होती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन और साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी भी यहां पर देखने को मिल रही है। हेल्थ वर्कर दिन रात लगातार यहां पर ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के मालवीय नगर के सेक्टर 6 में राजकीय डिस्पेंसरी के इंचार्ज और फिजिशियन डॉक्टर वरुण माथुर ऐसे ही कोरोना वॉरियर हैं, जिन्होंने कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन अस्पताल ही नहीं बल्कि ड्यूटी ऑफ हो जाने के बाद भी अपने घर पर भी 24 घंटे मरीजों को इस मुश्किल वक्त में वो सेवाएं दे रहे हैं। न्यूज इंडिया के संवाददाता नीरज शर्मा ने खास बातचीत की डॉक्टर वरुण माथुर से। कोविड महामारी का प्रकोप देश और पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है और चिकित्सक जो हैं कोरोना वॉरियर बनकर के इस महामारी से लड़ने में और लोगों की जान बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर वरुण माथुर जो कि फिजिशियन है और उसके साथ ही मालवीय नगर डिस्पेंसरी जो है उसके इंचार्ज भी हैं और खुद कोरोना के पेशेंट्स को देखते हैं। सैंपलिंग लगातार वहाँ पर हो रही है, साथ ही जो है इलाज के लिए जो जांच वगैरह है वो सारा हो रहा है। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी खुद डॉक्टर वरुण देखते हैं। सर, ये कोविड का अब एक संक्रामक रूप निकल करके और ज़्यादा सामने आया है। पहले जो लहर थी उसके बाद दूसरी लहर के अंदर बताया जा रहा है डबल म्यूटेशन हो गया, ट्रिपल हो गया, अब ये भी सुनने में आ रहा है। क्या इन दोनों वेव्स के अंदर अंतर है और किस रूप में लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ? सर देखिए, जो नया वायरस है, जो नया स्ट्रेन आया है, ये मल्टीपल स्ट्रेन में आया है। जैसे कि एक आपने बताया डबल स्ट्रेन है, तो एक ही इंसान में दो टाइप ऑफ स्ट्रेन मिल रहे हैं। उसके साथ साथ अपन एक यूके वेरिएंट का स्ट्रेन भी देख रहे हैं, अपन एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन भी देख रहे हैं और अपन एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी देख रहे हैं। तो ये जो आरएनए वायरस होता है, ये जो कोरोना वायरस है, ये एक तरह का आरएनए वायरस होता है। इसका जो जीन होता है वो आरएनए बेस्ड होता है। ये अपने आप में कुछ समय में धीरे धीरे म्यूटेशन करता है, यानी अपने आप में ताकतवर होता है। लेकिन इतनी जल्दी म्यूटेशन करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था और उसी के कारण जो ये सेकेंड वेव आई है उसमें इसकी विरुलेंसी पावर, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके कारण अपन ये देख रहे हैं सेकेंड वेव में इतने सारे लोग एक साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो गए हैं। जांचें अपन एक लार्ज मात्रा में राजस्थान सरकार द्वारा करी जा रही है। उससे ये बेनिफिट तो हो रहा है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है लास्ट फ्यू डेज़ में। पहले ये समझा जा रहा था कि आंकड़ा इतना ज़्यादा मौतों का नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इन्फेक्शन पावर ज़्यादा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब क्योंकि इतना लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जब इन्फेक्ट हो जाता है तो हॉस्पिटल्स के पास बेड्स नहीं हो पाते, मेडिसिन्स की शॉर्टेज हो जाती है और साथ साथ आप देखेंगे अभी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं इनको घर पे ही उपचार करना पड़ रहा है। घर पे ही लोगों में पैनिक बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर के लोग डरे हुए हैं और एक आजकल लोग रेपुटेशन से भी देखने लगे हैं इसको कि ऐसा ना हो कि मैं कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो आसपास वाले लोग मेरा सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यदि वो उपचार नहीं लेकर के घर में बैठे हुए तो ज़्यादा खतरनाक है या उपचार लेकर के और कुछ समय के लिए असामाजिक रूप से कट जाएं वो ज़्यादा? देखिए, लोगों को अपने मन से डर बहुत ज़रूरी है निकालना। अगर वो डर लेके बैठेंगे तो अगर वो ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं इन्फेक्शन होने के बाद भी, तो भी वो और अदर बीमारियां जो हैं जैसे एंजाइटी प्रॉब्लम या अदर कार्डियक प्रॉब्लम, वो होने का डर ज़्यादा है। लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये एक वायरस है, ज़रूर ये खतरनाक है, लेकिन अगर टाइम पे उपचार चालू करेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी वगैरह खाना वगैरह अच्छी तरह लेंगे और अपने जो डॉक्टर हैं उससे रेगुलर संपर्क करेंगे। मान लो उनको दवाई लेने पर कोई सिम्टम्स बढ़ते हैं, घटते हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछ के वो बहुत इजीली इस बीमारी पे विजय पा सकते हैं। सिम्टम की बात करें खास तौर पर सामान्य जो इन्फ्लुएंजा होता है या खांसी जुकाम होता है या एलर्जिक कफ होता है, उससे किस रूप में ये अलग अलग है और कौन से ऐसे सिम्टम है जो लक्षण उभरने के बाद में फिर मानना चाहिए कि अब हमको इसकी जांच करानी चाहिए? सर देखिए, पहली जो वेव आई थी उसमें जो सिम्टम थे वो अपने खांसी जुकाम बुखार, जो नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हम आइलैं सिम्टम्स बोलते हैं, वो ज़्यादा थे। मगर अब जो ये सेकेंड वेव आई है इसमें हमने अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखे हैं। जैसे पेशेंट को सर दर्द होना, स्टमक फ्लू यानी पेट खराब होना, कभी लूज मोशन होना, कभी डायरिया होना, कभी वॉमिटिंग होना, ये सिम्टम्स जो पहली वेव में नहीं थे वो इस वेव में आए हैं। अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए और कोविड का जांच करा के इसको रूल आउट करना चाहिए।
की बार ये भी सामने आ रहा है सीधा ये सांस पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर रहा है। लोगों की सांस फूलने की समस्या, खासतौर पर जो लोग एस्थमेटिक हैं या फिर जिनको एलर्जी रही है उनके ऊपर ज़्यादा अटैक हो रहा है। दूसरा, श्वास नली फूल जाएगी, फेफड़ों के अंदर संक्रमण हो जाएगा, तो लोगों को ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। देश में हम देख भी रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी किल्लत जो है इससे उपज गई है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो आप बताना चाहेंगे, अगर ऑक्सीजन तुरंत नहीं भी मिल पाए तो लोग अपनी जान बचा सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको टाइमली पता लग जाता है आपको कोरोना है, तो आप अपना एक पल्स ऑक्सीमीटर से अपना एक ऑक्सीजन नाप सकते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर किसी भी मेडिकल शॉप पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अपनी उंगली डाल के हम ये देख सकते हैं हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94, 95, 96 के अराउंड है, जो कि हम बॉर्डर लाइन मानते हैं, तो आप घर पे ही आधा से 1 घंटा या 2 घंटा तक उल्टा लेट के आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। उससे आपकी जो लंग की कैपेसिटी है, यानी फेफड़े की फूलने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है और उससे आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने के कारण आपका सैचुरेशन ऑटोमेटिकली 95, 96, 97 तक टच कर जाएगा। खाना खाने के बाद तुरंत आपको बैठना नहीं है, थोड़ा अपने कमरे में ही, अगर आप आइसोलेटेड हैं तो थोड़ा घूमना फिरना है और खाना आपको उतना ही खाना है जितना आपका भूख लगे, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। साथ के साथ अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जा रहा है, जब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करके और ऑक्सीजन लगवानी चाहिए। लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि गर्म पानी जो है वो लगातार पिएं, दिन में 3 से 4 बार तक पिएं, तो गला साफ रहेगा। दूसरा, जो वायरस है वो निष्क्रिय हो सकता है, और क्योंकि वो आहार नाल के माध्यम से जो है इंटेस्टाइन तक चले जाएगा और वहाँ वैसे एंजाइम होते हैं तो वो ख़त्म हो सकता है। एक इस प्रकार का रास्ता सुझाया जा रहा है, क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? सर देखिए, इसके पास इसका कोई डेटा तो है नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो अपने आयुर्वेदा है, पुरानी आयुर्वेदा जो अपने इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन से पूरा कनेक्टेड है, इसमें ज़रूर ये कहा गया है कि अगर आप गर्म पानी का सेवन करें, स्टीम लें, तो आपके जो छोटे मोटे अदर जो फ्लूज़ हैं या अदर इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया वायरसेस हैं, वो इससे नष्ट हो सकते हैं। तो ज़रूर ये भी एक टेक्निक है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली उन पीपल में, उन लोगों में जिनके पहले से ही या तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो या फेफड़ों की दिक्कत हो या कार्डियक इशू हो, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर, अस्पतालों में भर्ती होने की किन मरीजों को ज़रूरत है? और एक आजकल चर्चा चल रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिलीजुमैब जो है, ये 2 इंजेक्शन जो है इनको लेकर के बहुत शॉर्टेज चल रही है और लोगों ने हवा बना रखा है कि ये नहीं मिली तो हमारी लाइफ नहीं सेव हो पाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। ज़रूर ये इंजेक्शन जो हैं, ये जो हमारे एसएमएस के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च किया था और काफ़ी इन पे सफलता मिली है। लेकिन WHO कहता है कि अभी भी ये जो इंजेक्शन है, इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल आया नहीं है जो अपने कोविड के मरीज हैं। ज़रूर ये कुछ दिन के लिए आपका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिले कर देते हैं। जैसे मान लें मेरे को इन्फेक्शन है, मैंने आज रेमडेसिविर लगाया, तो मेरा जो हॉस्पिटल जाने की जो वो है वो ज़रूर डिले हो सकती है 4 दिन 3 दिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो इंजेक्शन है इसके लगने से इंसान पूर्ण तरह ठीक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन इंजेक्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 94, 93 से सैचुरेशन नीचे जा रहा है, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करें। हॉस्पिटल में अलग अलग थेरेपीज़ और भी हैं एलोपैथी में, जिससे इस जो बीमारी है उस पर आराम से हम विजय पा सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अलग कुछ एंटीबायोटिक्स और अदर जो एक और जो अभी डेक्सामेथासोन करके एक स्टेरॉइड आता है, उसका जो रेमडेसिविर के बराबर ही डेटा में रिजल्ट आया है और वो एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। मात्र 10 रुपये उसकी कीमत है एक छोटी सी वाइल की, और वो अगर हम सुबह शाम उस पेशेंट्स को देते हैं स्पेशली 3rd, 4th, 5th डे पे, तो उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। डॉक्टर साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा अगला प्रश्न यही था, जो डेक्सोमिथासोन है, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में डेक्सोना भी एक इंजेक्शन आता है, और जनरली जब कोई चींटी अगर किसी के खाने में आ जाती थी या कोई स्टिंग किसी को हो गया है, तो जनरली एविल और डेक्सोना दोनों का मिला के इंजेक्शन लगा दिया जाता था। और हालांकि डेक्सोमिथासोन जो है, एक इसका डीमेरिट ये है कि एक स्टेरॉइड है। इसका लॉन्ग टर्म में आप क्या इफेक्ट मानते हैं, और इमीडिएट रिलीफ देने की बात है अगर किसी पेशेंट को, कितना ये असरकारक है? देखिए, अगर फेफड़े में डैमेज हुआ है, अगर फाइब्रोसिस स्टार्ट हुआ है, फेफड़े में सूजन डेवलप हुई है, वायरल निमोनिया का पैच बना है, तो डेक्सामेथासोन 3rd, 4th डे, यानी जो आपका फर्स्ट 3 डेज़ के बाद अगर हम इसको दिया जाए तो ये बहुत ही कारगर है। और जैसा कि आपने बताया कि एक स्टेरॉइड है, तो इसको हम कभी भी एकदम से इसको हम स्टॉप नहीं करते ट्रीटमेंट में। इसकी डोज टेपर करते हैं, यानी इसकी डोज को कम करके और धीरे धीरे अगर इसको बंद किया जाए तो डेफिनेटली बॉडी में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बॉडी वापस उस ड्रग को मांगती नहीं है, स्टेबिलिटी रहती है। तो अगर इसका जुडिशियस
कॉन्शियस यूज़ किया जाए, जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर से पूछ के किया जाए, तो ये ड्रग बहुत ही किफ़ायती है और बहुत ही सस्ती है। जनरली कितने दिन ये डेक्सामेथासोन जो है ये देने का आप प्रिस्क्राइब करते हैं, और कितने mg इसकी मात्रा जो है वो रहनी चाहिए? सर जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जिनका मॉडरेट टू सीवियर केसेस जो होते हैं, उसमें 5 से 7 दिन ये दिया जाता है। 2 cc IV/BD करके इसको दिया जाता है। धीरे धीरे हम इसको टेपर करके OD करके और इसको हम बंद कर देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे डॉक्टर माथुर हमारे साथ में, जिन्होंने बहुत अच्छी और रोचक जानकारी जो है इस कोविड को लेकर के दी है। आम लोगों को इस महामारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लोग जितना हो सके घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करें, साथ ही मास्क का उपयोग ज़रूर करें, बार बार हाथ धोते रहें, या सैनिटाइज़र जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और कोशिश ये करें कि भीड़ भाड़ में जो है जाने से बचें। इसके माध्यम से ये कुछ दिन के लिए यदि हम ऐसा इन नियमों को अपनाएंगे तो इसकी जो दूसरी लहर है इसकी चेन तोड़ने में कामयाबी मिल सकती है, और एक बड़ा संकट जो है वो टल सकता है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बढ़िया है।